बच्चों जब हम लोग वेव के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, जो वेव इक्वेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड ऑफ वेव। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी एक वेव किसी मीडियम से प्रोपोगेट करती है तो हमें ये बताना होता है कि उस वेव की वेलोसिटी क्या होगी। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है आपके कानों तक पहुँच रही है, तो एक वेव है जो आपके कानों तक जा रही है, साउंड वेव, और इसकी भी कुछ स्पीड है। ठीक है, ऐसे ही हर एक वेव की स्पीड होती है। जो किसी एक वेव की किसी मीडियम में स्पीड होती है कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि दो टाइप की वेव्स होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है ट्रांसवर्सल वेव। हमने ये अपनी छोटी क्लास में भी देखा है और अभी बताया था मैंने। ट्रांसवर्सल वेव ऐसे ऐसे जाती है जो, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, खास बात ये है ट्रांसवर्सल वेव जो होती है, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं मीडियम्स को, तो मीडियम क्या हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग लिक्विड और गैस को एक ही कैटेगरी में रख लेते हैं और उसको फ्लूइड्स बोल लेते हैं। क्या क्या देते हैं, फ्लूइड्स। तो हमारे पास दो कैटेगरी बचती हैं, सॉलिड्स और लिक्विड्स। तो ट्रांसवर्सल वेव जो होती हैं, जो ये वाली होती है, ये फ्लूइड्स के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाती। अब मैं आपको एक बताता हूँ बच्चे, अंदर ट्रेवल नहीं कर पाती। कई बच्चे कहते हैं सर नहीं, हमने तो पानी की लहरें देखी हैं जो ऊपर ऐसे चलती है, पानी के ऊपर लहरें ऐसे चलती हैं, बट पानी के अंदर वेव ऐसे नहीं जा पाती। अंदर पानी के अंदर अगर कोई वेव ट्रेवल भी करती है तो कैसे करेगी, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, नीचे। अब एक्चुअली क्या है कि कोई भी फ्लूइड के अंदर ट्रांसवर्सल वेव नहीं चल पाती, यूं नहीं, वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में चलती है। किसी बच्चे को आइडिया ना हो कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन क्या होता है तो अभी इतना ज़्यादा टेंशन मत लो बच्चे, क्योंकि एक्चुअली क्या है वो 9th क्लास में पढ़ा था, थोड़ा वीडियो देख लेना, बट बता देते हैं ऐसे 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 कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है। थोड़ा फिगर याद सी होगी आपको थोड़ी सी, तो उसको देख लेना, बट अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, ट्रांसवर्सल वेव फ्लूइड्स में ट्रेवल नहीं कर सकती, सिर्फ किस में करती है, सॉलिड्स में। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल वेव सॉलिड्स में ट्रेवल करती है। तो हमारे एनसीईआरटी में इसका एक फॉर्मूला दे रखा है। मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, जैसे बच्चे अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, एक स्ट्रिंग ली थी हमने। अगर आप स्ट्रिंग को कंटिन्यूसली ऐसे जर्क दोगे, इधर देखो बच्चे, कंटिन्यूसली जर्क दोगे तो उसमें कैसी वेव बन जाएगी, ऐसी। ये वेव कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल वेव होती है। अब ये वेव जो बनेगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्ट्रिंग की टेंशन पर और स्ट्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ पे। अब ये की चीज़ें क्या क्या होती हैं, देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, कोई स्ट्रिंग किसी मीडियम में तब ट्रेवल करती है जब वो स्ट्रिंग खींची हुई हो, टेंस्ड हो। क्या हो, गिटार की स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट क्यों रखते हैं, अगर टाइट नहीं रखेंगे तो क्या आवाज़ आएगी, नहीं, क्योंकि वेव प्रॉपर्ली ट्रेवल नहीं कर पाई। टाइट करके रखोगे, जैसे अब हमको जर्क भी देना है ना, तो हम ऐसा ढीला करके जर्क देंगे तो जा ही नहीं पाएगी, यूं ही बैठ जाएगी। तो टाइट करके पीछे खींच के ऐसे यूं वेव प्रोड्यूस करेंगे तो वेव जाएगी। तो वेव ट्रैवल करती है अगर किसी स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए, उसमें टेंशन होनी चाहिए, स्ट्रेच होनी चाहिए। स्ट्रेच होगी तभी वो उसमें वेव चल पाएगी। जब बचपन में हम लोग एक बच्चे वो यूज़ करते थे कि मान लो हम एक मैच बॉक्स लेते थे, उसमें एक स्ट्रिंग को जोड़ के वॉकी टॉकी नहीं बनाते थे, वो तो ठीक है, बट वॉकी टॉकी, हाँ ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट, ग्लास वाला। तो उसमें क्या है कि हम, आप बोलते थे, एक बंदा सुनता था, उसमें स्ट्रिंग से अटैच कर देते थे ग्लास को, आवाज़ जाती थी। तो उसमें स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके रखते थे तो साउंड इजीली ट्रेवल कर सकती थी। अगर स्लैग करके रखोगे, ढीला करके रखोगे तो साउंड इजीली ट्रेवल नहीं करेगी। तो कितना टेंशन, कितना फोर्स से वो खिंची हुई है, टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है, कितने फोर्स से वो खिंची हुई है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा वो जो स्ट्रिंग है उसकी मास पर यूनिट लेंथ, इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, इसका कुछ मास होगा m और इसकी लेंथ होगी कुछ l। तो मास को लेंथ से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाता है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये हमारे लिए भी फिलहाल वैल्यूबल नहीं है, बस इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, किसी को डाउट? अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, ऑल दो आपको कुछ क्वेश्चन देंगे इससे रिलेटेड, तो ये है। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, हमारा ट्रांसवर्सल वेव का तो कहानी खत्म हो गई ना, क्योंकि ट्रांसवर्सल वेव फ्लूइड में ट्रेवल नहीं करती है। अब हम किस पे आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव पे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव तो भैया एक ऐसी वेव है जो सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है और फ्लूइड में भी ट्रेवल कर सकती है, वो दोनों में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन वाली होती है, उसकी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है उस मीडियम की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, सॉलिड्स में, और डेंसिटी। अब कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कर रही है। देखो बच्चे, जब कभी किसी मीडियम से वेव जाती है तो मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, आगे जाते हैं और वापस पीछे आते हैं।
तो वो जो पार्टिकल हैं डिस्प्लेस करते हैं और रीगेन करते हैं। मान लो पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाए, अपने आप को रीगेन ना करे, तो वो वेव प्रॉपर्ली ट्रेवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वेव का नेचर ही ये होता है टू पार्ट, यार एक्चुअली डैम्ड हो जाएगी, मतलब इजीली ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जो मीडियम ऐसा हो, देखो एक्चुअली क्या है, मीडियम का एक रूल होता है, जैसे मान लो एक रूल होता है, आपने जो एनर्जी इससे ली है वो आगे दे दो, उसने जो एनर्जी दी है वो आगे दे दे, जितना वो खुद एनर्जी खा जाएगा उतनी एनर्जी वो आगे नहीं दे पाएगा, तो वेव आगे तक ज़्यादा नहीं जा पाएगी ना। अगर पार्टिकल ही मीडियम के वेव की एनर्जी सारी खा जाए तो वेव कितनी आगे तक लेके जा सकेंगे। जैसे इंडिया में करप्शन होता है तो ऊपर से ही सारा पैसा खप जाता है तो नीचे नहीं आ पाता है, समझे। ट्रांसपेरेंसी हो तो पैसा ऊपर से नीचे तक प्रॉपर्ली मेथड से आ पाएगा, और कम अगर कोई खाए, कम खाए, मतलब लिमिटेड अमाउंट में खाए तो नहीं आ पाए, मतलब अच्छे से हमारे को मिल जाएगा पैसा। तो यहाँ पर यही है बच्चे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मीडियम की ज़्यादा होनी चाहिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जाने का होने का मतलब ये है कि वो जो पार्टिकल्स हैं अपने आप को रिगेन करें, ऐसा नहीं हो कि अपने आप को डिस्प्लेस करके एनर्जी कंज्यूम करके बैठ जाएं, अपने आप को वापस रिगेन कर लेंगे, मतलब एनर्जी ली है दे के इसको धक्का देंगे। पार्टिकल कैसे काम करते हैं बच्चे, जब पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं, जैसे मान लो आप लाइन में खड़े हो तो एनर्जी ट्रांसफर करनी है, तो एक ने एक को धक्का दिया, तो आपने उसको धक्का दिया, फिर वापस आप क्या आ गए, अपनी जगह पर आ गए। मान लो आपने उसको आपने धक्का दे दिया और आप डिस्प्लेस ही हो गए परमानेंटली। तो एक्चुअली इस तरीके से काम नहीं चलता है, वेव प्रोपगेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाती है, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करने चाहिए और अपनी पोजीशन को वापस उनको क्या करना चाहिए, रिगेन करना चाहिए प्रॉपर एनर्जी ट्रांसमिट की तरह। बाकी वो डीप में आता है, बट हमारे पास ये फॉर्मूला है बच्चे, ठीक है, समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा आइडिया। मीडियम का इलास्टिसिटी अच्छा होना चाहिए तो अच्छा खासा वेव ट्रेवल कर पाता है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं तो बच्चे उसमें भी मीडियम आ जाते हैं, फ्लूइड्स और सॉलिड्स। तो देखो बच्चे, हम जब फ्लूइड्स पढ़ते थे, जो हमारा चैप्टर था ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में हम बात करते थे कि एक होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब हम किसी चीज़ को प्रेशराइज करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो बल्क मॉडुलस होता है। तो फ्लूइड के केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मोस्टली यूज होता है, तो इन्वर्सली होता था ना, जो मोस्टली यूज होता है बच्चे, वो होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फ्लूइड्स के केस में कौन सा होता है, बल्क मॉडुलस। और जबकि सॉलिड के केस में, रॉड के केस में कौन सा होता था, यंग्स मॉडुलस यूज होता था। तो सॉलिड के केस में यहाँ यंग्स मॉडुलस आ जाता है, और फ्लूइड्स के केस में क्या आ जाता है, बल्क मॉडुलस। देखा था ना हम लोग ने, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम रॉड के बारे में पढ़ते थे और बलून सी शेप के बारे में, स्फेरिकल शेप के बारे में पढ़ते थे। तो रॉड के बारे में हम कौन सा मॉडुलस यूज़ करते थे, यंग्स मॉडुलस, क्योंकि सॉलिड्स में हम लोग मोस्टली यंग्स मॉडुलस डिस्कस करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, कंप्रेशन वगैरह की बात नहीं करते ज़्यादा, जबकि फ्लूइड्स में हम बल्क मॉडुलस डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, ये फॉर्मूले हमारे यहाँ बन जाते हैं। तो अगर आपको सॉलिड के बारे में कोई पूछे, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, तो ये यूज़ करेंगे, फ्लूइड्स के बारे में पूछे तो ये यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग के बारे में तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अच्छा, हम आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ 0.72 मीटर लॉन्ग है और जिसका मास 5 × 10⁻³ kg है। तो टेंशन उसमें 60 न्यूटन की है। बोला गया कि हमने उसमें एक जर्क प्रोड्यूस किया जिससे ट्रांसवर्सल वेव बनी है, उस ट्रांसवर्सल वेव की स्पीड क्या होगी। तो ट्रांसवर्सल वेव की स्पीड अगर हम स्ट्रिंग में निकालते हैं तो उसका ये फॉर्मूला आता है। तो उसमें टेंशन ऑफ स्ट्रिंग हो जाता है। टेंशन ऑफ स्ट्रिंग कितनी है यहाँ पर, 60 न्यूटन। और ये जो म्यू है ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास बाय लेंथ। तो इसका मास कितना है देखना, 5 न्यूटन की पावर -3, लेंथ कितनी है 0.72। तो ये वैल्यू यहाँ पर अच्छे पुट कर देंगे हम, 5 न्यूटन की पावर -3, लेंथ ऊपर आ जाएगा 0.72। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर मीटर/सेकंड में आ जाएगा। जब हम लोग साउंड की बात करते हैं तो साउंड भी एक वेव है, और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो साउंड एयर में ट्रेवल कर रही है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो साउंड एक वेव है, तो साउंड एक वेव है जो एयर में ट्रेवल कर रही है। तो साउंड वेव कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जो कि किस में ट्रेवल कर रही है, एयर में। एयर मतलब कि इन फ्लूइड। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो साउंड वेव आप तक पहुँच रही है जो कि एयर में है, फ्लूइड में है। तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो साउंड आप तक कितने देर में पहुँच रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, ये या कौन सा बताओ, फ्लूइड वाला, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है और किस में जा रही है, फ्लूइड में। तो मतलब कि v =
बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या पुट करना है, डेंसिटी किसकी पुट करनी है, एयर की, ऑब्वियसली बात है, एयर में ट्रेवल कर रही है फिलहाल, आपसे बात मैं कर रहा हूँ तो हवा है बीच में मीडियम, इसमें ट्रेवल कर रही है। और बल्क मॉडुलस किसका लेना चाहिए भाई, यही जो हमारी एयर है इसका बल्क मॉडुलस लेना चाहिए। अब बात ये होती है बच्चे, यहाँ तक खत्म नहीं होती, अब यहाँ से कहानी चालू होती है। बल्क मॉडुलस, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जैसे बल्क मॉडुलस होता है, ये खासकर तब यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है एयर में कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन होता है। बल्क मॉडुलस जो होता है बच्चे, ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कंप्रेशन किस टाइप से किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अच्छे, इस टॉपिक में 3 चैप्टर एक साथ आ जाते हैं, एक वेव्स, दूसरा सॉलिड्स और तीसरा थर्मोडायनेमिक्स। अब बताते हैं कैसे। देखो तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने आपसे बात की साउंड कंप्रेस, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ऐसे करके आपके कानों तक जाती है। अब ये कंप्रेशन किस टाइप का हो रहा है, कंप्रेशन अलग अलग टाइप का होता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये सब टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ। तो साउंड जो कंप्रेस हो रही है वो किस टाइप से कंप्रेस हो रही है, ये इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जिस टाइप से ये जो एयर कंप्रेस हो रही है उस हिसाब से बल्क मॉडुलस भी चेंज हो जाएगा। तो सब इसमें क्या हुआ था, अगर हम साउंड की स्पीड निकालने की बात करें तो सबसे पहले न्यूटन ने साउंड की स्पीड एयर में निकालने की कोशिश की थी, उसने नाम दिया था न्यूटन्स फॉर्मूला। तो उसके सामने जब एक्सप्रेशन आया तो उसने माना कि जब साउंड ट्रेवल कर रही है एयर से, तो एयर का जो कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन जो प्रोसेस चल रहा होगा, उसने माना ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। क्या होगा बच्चे, आइसोथर्मल, क्योंकि उसने कहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ टेम्परेचर तो बीच का मीडियम का सेम ही बना रहा है, बीच में चेंज तो नहीं हो रहा ना टेम्परेचर, कहीं पर टेम्परेचर सेम है थ्रू आउट मीडियम। तो उसने कहा कि प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, तो उसने आइसोथर्मल प्रोसेस मान करके सिंप्लीफाई कर लिया। उसने आइसोथर्मल प्रोसेस मान करके बल्क मॉडुलस का डिराइव किया। अब हम आपको बताते हैं उसने कैसे किया। देखो अच्छे कि हमको करना कैसे है। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है के। तो इसको अगर हम चेंज की फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं बच्चे डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया बच्चों चेंज की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे अगर प्रेशर में चेंज हो रहा है तो चेंज इन प्रेशर बाय प्रेशर प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अर्थ का चेंज क्या होगा 0। फिर उसने क्या किया, इसको इधर ले आया, तो ये क्या हो गया डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई वी। अब इसने ये क्यों किया, क्योंकि इसको बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन चाहिए था। बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चे, हम आपको बताते हैं। देखो मॉडुलस ऑफ कोई सा भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन में बल्क मॉडुलस का जो एक्सप्रेशन होता है, स्ट्रेस हो जाता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया को हम डेल्टा पी भी लिख देते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन था बच्चे, अगर याद हो आपको थोड़ा सा, तो बल्क मॉडुलस का ये एक्सप्रेशन था हमारा। तो अब यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं कि यही एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन से। तो हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए डेल्टा पी बाई, ये ऐसा चाहिए कुछ। तो क्या करें बच्चे, ठीक है, एक काम करते हैं, वी को हमें इधर चाहिए, डेल्टा पी के साथ चाहिए। देखो डेल्टा पी के साथ क्या चाहिए, वी को, वी चाहिए, तो वी को उधर भेज देंगे, जाके हो जाएगा। डेल्टा वी को क्या चाहिए, नीचे चाहिए, तो इसको नीचे भेज देते हैं और पी को उधर भेज देते हैं। अगर ये इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा पी, और ये उधर आ गया तो ये हो गया वी, और ये इंटरचेंज कर दिए तो ये डेल्टा वी आ गया और पी उधर आ गया पी, और माइनस साइन भी इधर भेज दे क्योंकि हमें नेगेटिव साइन चाहिए होता है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, और ये पूरा किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस होता है। तो ये बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ गया, प्रेशर ऑफ गैस के बराबर हो गया, जो इस टाइम पे उसका प्रेशर है। तो उसने ऐसा कुछ मैथमेटिकल किया, बट हमको इतना मत्था बच्चे नहीं करनी बच्चे, आप मत सोचना क्या है, बट उसने ऐसा एक्सप्रेशन निकाला, क्योंकि वो लोग तो मैथ्स में बहुत अच्छे होते थे, वही लैपलेस वगैरह है, न्यूटन है, तो उसने ऐसा निकाला और यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस पुट कर दिया कि इस टाइम पर क्या गैस का प्रेशर है, और उसकी डेंसिटी पुट कर दी गैस की, मतलब सॉरी एयर की, एयर का प्रेशर और एयर की डेंसिटी। प्रेशर तो कौन सा पुट करेगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही पुट कर देगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.013 × 10⁵ पास्कल पुट कर दिया उसने, और ये जो एयर की डेंसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इससे इसकी जो वेलोसिटी आ गई वो 280 मीटर पर सेकेंड। बट एक्चुअल में क्या हुआ, जब उसने चेक किया, वेलोसिटी आ तो गई थियोरेटिकली, बट जब उसने एक्सपेरिमेंट चेक किया तो साउंड की स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड नहीं थी। तो उसको लगा यार ये तो गलती हो गई कुछ, और एक्चुअली गलती तो हुई, बट उस गलती को बाद में लैपलेस ने सुधारा, उसे हम कहते हैं लैपलेस करेक्शन। तो एग्जामिनेशन में हमें दोनों ही पढ़ना पड़ता है, न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैपलेस करेक्शन पूछा जाता है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि लैपलेस ने इसको कैसे करेक्ट किया और क्या आंसर आया फाइनली। ठीक है बच्चे, करें।
देखो बच्चे, बाद में लैपलेस ने बताया कि जो न्यूटन ने फॉर्मूला निकाला था उसने कोशिश तो सही की थी बट उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। जो साउंड ट्रेवल करती है किसी मीडियम के थ्रू, उसमें जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है वो एडियाबैटिक होता है। कारण क्या था, न्यूटन अपनी जगह सही था बट एक्चुअली लैपलेस अपनी जगह सही कैसे प्रूफ हुआ बताते हैं। न्यूटन ने कहा जो कंप्रेशन या रेयरफेक्शन का जो होता है वो तो ओपन एयर में होता है, तो ओपन एयर में हीट एक्सचेंज हो सकती है। जब कंप्रेशन हुआ होगा जो हीट प्रोड्यूस होगी वो बाहर चली जाएगी सराउंडिंग में, तो उसमें टेम्परेचर सेम रहेगा। देखो जी, जब कभी हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो। कंप्रेशन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस, और अगर हीट बाहर डिसिपेट हो जाए तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रह सकता है। बट अगर डिसिपेशन नहीं हो पाए तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। किसी चीज़ को आप कंप्रेस करो ना एकदम से तो उसमें हीट प्रोड्यूस होने के चांस होते हैं। बट एक्चुअली क्या था कि उसको लगा कि हीट एक्सचेंज हो जाएगा, भाई एयर में ही तो है, हीट एक्सचेंज हो सकता है। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि जो लैपलेस है उसने बताया कि जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है बड़ा फास्ट प्रोसेस है, तो उसको हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अगर हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वो प्रोसेस कैसा हो गया, एडियाबैटिक हो गया। देखो अच्छा, अगर कभी हीट एक्सचेंज हो पाती है, नहीं हो पाती तो एडियाबैटिक होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है। अगर कोई एक सिस्टम ओपन भी हो, मान लो हम कहते थे कोई आइसोलेटेड सिस्टम है वो एडियाबैटिक होता है, बट कोई ओपन सिस्टम भी हो उसमें हीट एक्सचेंज का टाइम ही ना मिले, पॉसिबल ही ना हो पाए कैसे भी करके, बहुत कम टाइम में प्रोसेस आप कर दो और वो उसमें टाइम ना मिले, तो भी वो क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक हो जाएगा। तो मौका तो हो बट इतना फास्ट हो कि हीट एक्सचेंज का मौका ना मिले। समझे बच्चे, बहुत फास्ट हो, इतना फास्ट कि मतलब टाइम ही ना मिले। हीट एक्सचेंज में टाइम तो चाहिए होता है ना। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो पाए। बट मान लो आपने वो ढक्कन भी खोल लिया, मान लो हमने ढक्कन खोला एकदम से और ढक्कन है हमको, और हमने इतना फास्ट किया कि ढक्कन अगर खोलते तो हीट जा सकती थी बाहर, बट आपने इतना फास्ट किया कि ढक्कन हीट जाने ही नहीं दी, तो ढक्कन खुलने के बावजूद भी हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी के बावजूद भी हीट एक्सचेंज नहीं हो पाई क्योंकि फास्ट प्रोसेस था, आपने उसको टाइम ही नहीं दिया क्योंकि टाइम चाहिए हीट एक्सचेंज के लिए। तो उसने ये कहा कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन इतना फास्ट होता है कि वो हीट एक्सचेंज कर सकता है बट उसको टाइम ही नहीं मिलता इतना हीट एक्सचेंज करने का। तो इसलिए उसने क्या माना, ये प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो उसने कहा कि चलो इसको डिफरेंशिएट वाली, मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी, गामा बाहर आ जाएगा, गामा डेल्टा वी बाई वी 0, फिर इसको इधर ले आएंगे, फिर वैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा पी बाई पी इधर आ जाएगा माइनस गामा डेल्टा वी बाई वी। फिर हमको क्या चाहिए बच्चे, बल्क मॉडुलस क्या होता है बताना, अभी मैंने बताया था आपको, डेल्टा पी वी ये होता है। तो हमको इसी तरीके से चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, इधर आ जाएगा, ये इसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा वी माइनस गामा पी ये आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, गामा पी आ जाएगा, गामा पी आ जाएगा, गामा पी। गामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी का रेशियो, हमने आपको बताया था कि अलग अलग गैस के लिए गामा की वैल्यू अलग अलग होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे, तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो गया, गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर के। तो यहाँ पे गामा पी आ जाएगा और डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे, जो प्रेशर है एयर का वो लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ एयर लिख देंगे और गामा ऑफ एयर लिख देंगे। अब बच्चे पूछते हैं सर गामा ऑफ एयर क्या होता है। देखो बच्चे, जो गामा होता है वो मोनोएटॉमिक गैस की वैल्यू के लिए अलग होता है, डायएटॉमिक के लिए अलग होता है। मैंने आपको इसकी वैल्यू लिखवाई थी। क्या होता है, मोनो के लिए क्या होता है 5/3 और डाई के लिए 7/5। एयर में मोस्टली कौन सी गैस होती है, नहीं होती, कौन सी गैस होती है, नहीं हवा में हमारी कौन कौन सी मोस्टली दो गैसेस को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये कौन सी नेचर की है, डायटोमिक। तो डायटोमिक का क्या होता है 5/3। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है अप्रोक्सीमेटली इतना, एक ट्राई भी होता है 1 हाँ बच्चे होते हैं, बट हम लोगों को अभी फिलहाल ये है। तो ये सब पुट करने के बाद जब किया तो ये करीब करीब वैल्यू करीब करीब कितनी आ गई, 331.3 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो उसने चेक किया तो उसकी वैल्यू करीब करीब सही आ गई थी। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला लैपलेस ने लगाया वो सही था। और एक्चुअल साउंड की स्पीड कितनी होती है, करीब करीब 332 मीटर पर सेकेंड होती है। बट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, अभी हम आगे भी जानेंगे इसके बारे में, बट इतनी वैल्यू आई। समझे बच्चे, हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं एयर में, चलो ठीक है हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। बट जो साउंड की स्पीड है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे साउंड की स्पीड का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में लैपलेस फॉर्मूले के थ्रू, वो आता है गामा पी बाय रो, ये आया था। अब क्या होता है बच्चे, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आ जाता है।
अब बच्चे कहते हैं सर ये फॉर्मूला कैसे आया, आपने कैसे लिख दिया। देखो बच्चे हमारे पास इक्वेशन होती है PV = nRT, ठीक है। जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको लिख सकते हैं मास ऑफ गैस बाय मोलर मास, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते। अब देखो बच्चों इसको नीचे ले आए, इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, P मास ऑफ गैस, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, बोलो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है बच्चों बोलो। अब P बाय रो नीचे ले आऊंगा तो P बाय रो क्या हो जाएगा, RT/m0। तो इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? जो साउंड की स्पीड है उसका ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है, और ये भी। अब ये कैसे आया, इतना मतलब बच्चे ना पाल के अब याद डायरेक्टली याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। हर चीज़ को डिराइव करना क्या, इतना मतलब बच्चे क्या पालें, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। तो हम ये फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता करना है कि आखिर साउंड की स्पीड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे फॉर्मूले के हिसाब से आप देखो तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रही है, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड कर रही है, प्रेशर पर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। तो देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम बात करें टेम्परेचर पे डिपेंड करती है नहीं करती है साउंड की स्पीड, तो बिल्कुल करती है। हमारा एक्सप्रेशन है देखो कैसे करती है, ऐसे करती है। किस पावर से कर रही है बताना, रूट से कर रही है, टेम्परेचर की पावर, ठीक है। तो अगर हमें कभी देखा जाए अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो साउंड की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। जैसे मान लो गर्मियों में साउंड की स्पीड थोड़ी सी सर्दियों से ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। वो तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास आ गया। और कई अप्रॉक्सीमेटली ऐसा भी माना जाता है कि जैसे जैसे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे करीब करीब साउंड की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ती रहती है। स्मॉल रेंजेस के लिए बात करूँ, स्मॉल रेंज मतलब कि जैसे 0 डिग्री पे इतनी है तो 1 डिग्री पे इतनी और बढ़ जाएगी, 2 डिग्री पे इतनी हो जाएगी। अब लार्ज वैल्यूज़ के लिए बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लार्ज वैल्यू के लिए प्रॉपर फॉर्मूला ही अप्लाई करना। स्मॉल वैल्यू लार्ज वैल्यू समझ में आया बच्चों? स्मॉल वैल्यू मतलब कि भाई अगर आपसे बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस पे इतना है तो 20 पे क्या होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे इतनी वैल्यू बढ़ती है तो 10 डिग्री पे कितनी बढ़ जाएगी, 6.1। तो अप्रॉक्सीमेट मतलब इतना ले सकते हैं, बट ये मत कहना कि अगर टेम्परेचर दुगना तिगना हो गया तो कितनी हो जाएगी। ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, छोटी वैल्यूज़ के लिए वैलिड है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू के लिए पूरा क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझे। इसके बाद सेकंड आता है कि ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो साउंड की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इंडिया में कौन से मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, खासकर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं, दिल्ली की। कौन से मौसम में आपको ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बारिश, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी काफ़ी पसीना चिपचिपाहट सी हो रही होती है। बताओ जी ह्यूमिडिटी क्या होता है, आप बताओ पूर्वा, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? जिससे पूछा जाए वही बताएगा। मतलब बारिश होती है तो फिर बहुत ज़्यादा वेपर्स होते हैं ना। शाबाश बच्ची, वेरी गुड। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे अगर कोई हॉट डे होता है, गर्म दिन होता है और बारिश होती है, बारिश होने के बाद गर्मी है तो वो जो वाटर है जो बरसता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे पास वेपर बहुत ज़्यादा हमारे सराउंड करता है काफ़ी, तो वो वेपर, वाटर वेपर जो है वो ह्यूमिडिटी मतलब का मतलब ये होता है कि एयर में कितना वाटर वेपर का अमाउंट है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी ठीक नहीं होती, स्किन को सड़ा देती है बच्चे। जो एसी का काम होता है वो एक तो ठंडा करना होता है और दूसरा डीह्यूमिडिफिकेशन करना होता है। क्या करता है बच्चे? डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब एयर से वाटर को निकालता है। तभी जो एयर का जो एसी का आउटलेट होता है, पाइप होता है, उससे पानी धीरे धीरे टपकता है। वो पानी कहाँ होता है, वो पानी कहाँ से लाता है? तो वो क्या रूम से। रूम का जो पानी होता है उसको सक करता है, उसको बाहर, तभी तो बाहर टपक रहा होता है पानी। अगर जो लोग बुजुर्ग होते हैं जो एसी में नहीं रह सकते हैं, कई सिटीज़ ऐसी भी होती हैं वर्ल्ड में जो कोस्टल एरिया होते हैं, ठंडे होते हैं बट ह्यूमिड होते हैं, कोल्ड एंड ह्यूमिड, ऐसे भी जगह होती है कई। तो या फिर कई जो बुजुर्ग होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर नहीं सह सकते, तो वहाँ सिर्फ वो लोग डीह्यूमिडिफायर लगा देते हैं। आप अमेज़न पे सर्च करना बच्चों, एक डिवाइस आता है जिसका नाम होता है डीह्यूमिडिफायर। क्या होता है? हाँ, मुंबई में आप यूज़ करो, मुंबई वगैरह में, क्योंकि उसमें क्या है बच्चे, डीह्यूमिडिफायर क्या करता है, वो ठंडक नहीं करता है, वो सिर्फ रूम के क्या करता है, वाटर वेपर को क्या कर लेता है, सक करता है, उसको कलेक्ट करके वही आप बहा देता है, जैसे भी है। उससे क्या है, कंफर्ट थोड़ा फील होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी पता आपको, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हमारे जो है प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, हमारा स्लो हो जाता है, उस वजह से हमें गर्मी अजीब सी गर्मी फील हो जाती है। ठीक है, चलो खैर हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करते, बट ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी मतलब कि वाटर H2O मॉलिक्यूल, मतलब वाटर वेपर, इसका कितना मॉलिक्यूलर मास होता है H2O का?
H2O plus 18 18 U। तो आमतौर पे एयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, मतलब मोस्टली एग्जिस्ट करती है? H2 कौन सी गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है? नाइट्रोजन का 40 नाइट्रोजन 28। ठीक है। जब वाटर वेपर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ये जो वाटर वेपर होगा वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू N2, मतलब N2 की मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके ये आ जाएगा। तो नेट मोलर मास बढ़ा या कम हुआ? मॉलिक्यूलर मास बढ़ा या कम हुआ? तो ये इसको रिप्लेस करके ये मॉलिक्यूल वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आ गया मान लो। और मोलर मास क्या हो गया? कम हो गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें भी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, इसमें भी ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। फिर प्रेशर का क्या असर पड़ता है? मान लो प्रेशर बढ़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अब देखो, जो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ना वैसा है। प्रेशर का जो है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे बोल रहे हैं। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो अगर सिचुएशन क्या है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बताओ अच्छा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम सिचुएशन है तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए? कुछ आइडिया बता सकते हो? कांस्टेंट वॉल्यूम में और प्रेशर होगा। देखो अच्छा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है और प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो देखो अच्छा, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? जैसे ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि हमको पता है आप जैसे किसी चीज़ को आप जैसे, हाँ बोलो अच्छी, वही ज़्यादा प्रेशर होगा तो मतलब डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ज़्यादा डेंसिटी होगी, प्रेशर डेंसिटी एक दूसरे से एसोसिएटेड होती है। तो इससे क्या होता है कि मतलब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम या जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर भी अगर कांस्टेंट है तो इस केस में प्रेशर बढ़ने से कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, नो इफेक्ट। बट खैर यार, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मैं बता रहा हूँ। ये कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इस पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी अगर चेंज करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? डेंसिटी अगर हम देखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो खैर ऐसे चलो डेंसिटी को हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली 3 ही चीज़ें पूछी जाती हैं। फैक्टर तो ऐसे कई सारे हो जाएंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा एक्सप्रेशन है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो मैंने ये कंसीडर करके बोला था, ये ध्यान रखना, नो इफेक्ट वाला। हर चीज़ ना सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि क्या चीज़ कांस्टेंट है, उसे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा मैं रेंडमली नहीं कह सकता, ठीक है। ध्यान रखना बच्चे, ठीक है।